हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोविजंस एंड रिजल्ट्स को। तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमारा प्रोविजन है और दूसरा हमारा क्या है, रिजल्ट। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोविजन की। किसकी बात करते हैं, प्रोविजन की। तो प्रोविजन क्या होता है, व्हाट इज प्रोविजन? तो प्रोविजन हमारा क्या है, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड। प्रोविजन is an amount set aside by charging it on या to the profit। अब ये प्रोविजन हमारा क्या है, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये किसके लिए होता है, अब हम इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं। कंपनी की कंडीशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं, ठीक। अब ये है क्या, किस लिए हम करते हैं इसको, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लाइबिलिटीज। किसके लिए होता है, नोन लाइबिलिटीज के लिए होता है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई एक्यूरेसी, जिसको हम विथ एक्यूरेट अमाउंट से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोले तो जैसे प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स है, ठीक है। अब इसको आप कैसे एक्यूरेट फाइंड कर सकते हो कि भाई कितने डेटर हैं जो हमको पेमेंट नहीं करेंगे। तो प्रोविजन क्या है, इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, आपका प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो डजंट मैटर, आपको प्रोविजन चार्ज करना है। तो जिन लाइबिलिटीज को हम विद एक्यूरेट अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके लिए हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविजन में और क्या क्या आ सकता है। जैसे प्रोविजन में हमारा आ जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी आता है। डेप्रीशिएशन भी हम एक्यूरेट अमाउंट से नहीं निकाल सकते, वो भी हम एस्टिमेटेड अमाउंट पे रखते हैं, ठीक। तो अब अगर हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोविजन को डिटरमाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन आर टू अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या करने के लिए, अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको जो है करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अब वो वेयर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज नॉट असरटेन्ड और डिटरमाइंड, दे आर एस्टिमेटेड एंड अकाउंटेड बाय मेकिंग प्रोविजन। यानी अगर कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, कोई हमारा एक्सपेंस है, कोई हमारा लॉस है, जिसको हम विथ एक्यूरेट अमाउंट से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम एक एस्टिमेशन बनाते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट को लिखते हैं, और उस एस्टिमेटेड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन, ठीक है। अब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये एक्रूअल एजम्पशन पे बेस्ड होता है। और एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है, ठीक है, एक्रूअल एजम्पशन कहता है
कि कोई भी आपका ट्रांजैक्शन है जैसे ही एंटर हुआ, या कोई आपका जैसे एस्टिमेटेड अमाउंट है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन इस ईयर हुए हैं वो सारे के सारे आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक। तो लाइबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, लॉसेस हो, जिसको हम डिटरमाइन कर सकें या ना कर सके, हम उन सब को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सेट असाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके लिए होता है? नोन लाइबिलिटीज के लिए, जिनके बारे में हमें पता होता है बट वी कैन नॉट डिटरमाइन विद एक्यूरेट अमाउंट। सो इसका फीचर क्या है? अगर हम इसके फीचर की बात करें कि इसका फीचर क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, तो फीचर्स में इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। किससे निकाला जाता है ये पैसा? इनकम और प्रॉफिट से निकाला गया पैसा होता है। इट इज अ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्पररी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। टेम्पररी होता है और किसके लिए होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। फिर इसके बाद हम कहें कि द पर्पस फॉर विच अ प्रोविजन इज क्रिएटेड इज टू मीट। पर्पस क्या है उसका? तो किस लिए हम इसको करते हैं? तो एंटीसिपेटेड लॉसेस मतलब जिनके फ्यूचर में होने के चांसेस हैं कि जो हमारे लॉस हो सकते हैं, उसके लिए होता है। अ नोन डिप्लेशन है कोई एसेट्स पे, उसके लिए। और लायबिलिटी विच हैज बीन नोन टू हैव अराइजन, जैसे हमें पता है कि कोई लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज होने वाली है, तो उसके लिए हम प्रोविजन चार्ज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? प्रोविजन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रोविजन में बस इतना ही था और कुछ है नहीं प्रोविजन में। तो अब हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा पेज चेंज कर दें तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है रिजर्व्स। अब रिजर्व्स हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रिजर्व्स को भी पढ़ लेते हैं कि रिजर्व्स क्या है। तो रिजर्व क्या है? अमाउंट सेट असाइड, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी प्रोविजन आपका क्या था? प्रोविजन क्या था आपका? प्रोविजन था अमाउंट सेट असाइड, लेकिन प्रोविजन में क्या था? वो प्रॉफिट से कैसे निकालता था? बाई चार्जिंग, चार्ज होता था। और चार्जिंग का मतलब क्या है? कि चार्ज आपका मतलब कि प्रॉफिट है, लॉस है, डजंट मैटर, आपको चार्ज करना ही करना है। लेकिन रिजर्व कब हो सकता है? अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी हमारे फर्म में या हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट है सिर्फ उसी से ये क्रिएट हो सकता है। विदाउट प्रॉफिट वी कैन नॉट मेक एनी रिजर्व। सो व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके बाद रिजर्व आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लायबिलिटी, नॉट फॉर लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए नहीं है कि कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है और हम उसके पेमेंट के लिए इसको क्रिएट करें। रिजर्व आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लायबिलिटी और depreciation in the value of assets, but set aside to meet known or unknown कॉन्टीजेंसीज। किसके लिए होता है? कॉन्टीजेंसीज के लिए होता है, कॉन्टीजेंसी के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो रिजर्व है, जैसे मान लो कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, प्रॉफिट बोल रहा है कि हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। या मान लो कि 10 लाख रुपीस का हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये बोल रहा है कि इसमें से पैसा हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 10% रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला। कितना क्रिएट करने के लिए बोला? 10%।
तो रिजर्व हमने यहां से 10% अगर निकाला तो कितना अमाउंट बना, 1 लाख रुपीस। अब 1 लाख रुपीस का ये जो रिजर्व है, जब तक हमारे बिजनेस में है, कहाँ पे है, बिजनेस में, तब तक तो ये रिजर्व बोला जाएगा। बट इसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सच एज सिक्योरिटीज कोई परचेज कर ले, क्या परचेज कर ले, सिक्योरिटीज परचेज कर ले, बैंक में इन्वेस्ट कर ले, तो ये जो रिजर्व है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फंड में। कौन से फंड में, रिजर्व फंड में। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व क्या है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस किसके लिए करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, किसके लिए, इंप्रूव करने के लिए। या फिर रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई डिस्चार्ज करना है हमें लायबिलिटी, तो रिडेम्पशन के लिए होता है, रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज। जैसे हमारा डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है ना, डेवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो डेवेंचर के रिडेम्पशन के लिए, यानी डेवेंचर अगर हमने किसी को दे रखा तो उसका पेमेंट करना हमारी लायबिलिटी है, और उसके रिडेम्पशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मीटिंग अनफॉरसीन कॉन्टिजेंसीज, मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। भाई किसी साल 10,000 डिविडेंड मिला, किसी साल 9,000 मिला, किसी साल 11,000 मिला, किसी साल 8,000 रुपए का रिजर्व मिला। तो हम रिजर्व रख सकते हैं कि हमारा डिविडेंड इक्वल है हर साल कितना, 10,000 ईच ईयर हमको दिखता है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे, टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिजर्व। फर्स्ट इज revenue reserve and second is capital reserve। अब व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व क्या है, देखिए रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या है, देखिए रेवेन्यू रिजर्व हमारा मेनली टू टाइप्स का होता है। वैसे रेवेन्यू रिजर्व हम बता दें कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट से जो हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, उस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू का आपको मतलब पता होगा, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस है हमारा, उसमें जो हम पैसा कमाते हैं उससे जो प्रॉफिट है। अब ये हमारा दो होता है, फर्स्ट होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और सेकंड हमारा होता है स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अब देखिए जनरल रिजर्व क्या है, विच कैन बी यूज इन एनी पर्पस, जिस हम किसी भी पर्पस में जिसको यूज कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, जनरल रिजर्व होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस में नहीं है, उसे किसी भी अपने पर्पस में यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल भी जनरल रिजर्व ही होता है। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें, जिसको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस में यूज कर सकते हैं, और इस पर्पस के अलावा हम इसका यूज और कहीं नहीं कर सकते, उसे स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, उसको हम जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, तो एग्जांपल के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व।
अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? हम डिवेंचर के रिडेम्पशन में ही जिस रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? जो है स्पेसिफिक रिजर्व। और ऐसे रिजर्व को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही रखते हैं और कहीं इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे स्पेसिफिक रिजर्व में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं, तो इसमें उनमें से एक था आपका, तो ये आपका रिवेन्यू रिजर्व था। अब हम बात करेंगे किसकी? कैपिटल रिजर्व की। किसकी बात करेंगे? कैपिटल रिजर्व की। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व क्या है? आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। अब ये रिजर्व कहां से होगा? कैपिटल प्रॉफिट से। और कैपिटल प्रॉफिट आपको पता है क्या होता है? ठीक है, ऐसी जगह से हुआ हो जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग कोर्स ना हो, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इन अदर वर्ड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड विच इज नॉट रेडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स इन इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स में जैसे आपका दिया है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन redemption of debentures है। ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? कैपिटल प्रॉफिट के, जो कि हमारा जहां से क्रिएट क्या होता है? कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का ही मेनली एग्जांपल है, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है कि नेचर ऑफ रिजर्व क्या है? क्या है इसका नेचर? तो नेचर ऑफ रिजर्व अगर हम कहें तो नेचर ऑफ रिजर्व होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जो हमारे प्रॉफिट को क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस को। ठीक है। रिजर्व फंड तो आपको बताया कि जब रिजर्व अमाउंट जो हमने रिजर्व रखा है, जब उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिजर्व फंड में हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक पॉइंट हमारे पास और है जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। क्या बोलते हैं? सीक्रेट रिजर्व। एक रिजर्व हमारे पास और होता है, उस रिजर्व के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो अब हम बात करेंगे किसकी? सीक्रेट रिजर्व की। तो देखिए सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व, secret reserve is a reserve is the existence and or the amount of which is not disclosed in the balance sheet। यानी कि जिसको हम कहां पे नहीं दिखाते हैं? बैलेंस शीट में डिस्क्लोज ही नहीं करते। होता तो है लेकिन हम उसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और क्रिएशन इसका कैसे होता है? इसको हम कैसे इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं? क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व, क्रिएशन ऑफ अ सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे? कई सारे तरीके होते हैं, जैसे बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को हम बढ़ा देंगे, ज्यादा चार्ज कर देंगे। दूसरा है हमारा अंडर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसको हम क्या कर देंगे? कम दिखा देंगे, अंडर वैल्यूएशन कर देंगे। ठीक है। प्रोविजन जो हमारा हो रहा है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है, इसको बढ़ा देंगे, गलत दिखा देंगे। ठीक है। या फिर और कोई कॉन्टीजेंसीज है उसको भी हम इंक्रीज करके दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट है बाई चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई कैपिटल
एक्सपेंडिचर है तो हम उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी बिग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, फिर इसके बाद फ्री रिजर्व एज क्रेडिटर, जो फ्री हमारा ग्रुपिंग फ्री रिजर्व जो है उसको हम क्या कर दें, एज अ क्रेडिटर शो कर दें। ठीक है, तो इससे हमारा सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होता है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो भी देखते हैं। तो पहले देख लें कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज, तो एडवांटेज देखिए इसका पहला क्या है, इट इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल। जो हमारे बिजनेस का क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ऑफ द कंसर्न एंड ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है हमारा, इट इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम एज एंड व्हेन प्रॉफिट रिड्यूसेस, जब प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस प्रॉफिट, तो उस टाइम पे द डायरेक्टर कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग इट, इसको यूज करके डिविडेंड के रेट को वो जो है यूनिफॉर्म रख सकते हैं, डिविडेंड के रेट को। नेक्स्ट क्या दिया है, हैवी लॉसेस ऑफ एन, हैवी लॉसेस, अगर कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो बिना इस लॉस को दिखाए अपना चुपचाप क्या करेगा वो डायरेक्टर, अपने लॉस को कवर भी कर लेगा, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखा है, तो उस रिजर्व से वो अपने हैवी लॉसेस को कवर कर लेगा और उसे डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो अब अगर एडवांटेज है इस चीज का तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान है। तो पहला है आपका, द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज, बैलेंस शीट आपका जो है ये कभी भी करेक्ट इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो करेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपका करेक्ट शो नहीं करेगा, ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो हमारे शेयर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, मार्केट में नीचे जा सकती है। और तीसरा है, शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट देयर ड्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, अगर कोई ड्यूज है तो वो नहीं मिल सकता है किसको, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये आपका सीक्रेट रिजर्व का डिसएडवांटेज है। आई होप आपने ये चैप्टर जो आपका क्या है, प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन एंड रिजर्व, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, और ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम नेक्स्ट क्लास में उस क्लास जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा कौन सा होगा, 16। थैंक यू।